स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बंदिस्त कहानी का तीसरा भाग। अब जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यह कहानी डरावनी, रोमांचित करने वाली एक रहस्यमय भय कथा है। अगर आपको भी जानना है कि कहानी में क्या चल रहा है तो आप हमारी इस कहानी के पिछले 2 पार्ट जरूर सुने। वह पार्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप हमारे चैनल के वीडियो में से भी वह पार्ट सुन सकते हैं। अगर आप भी डरावनी, रोमांचित कहानियां सुनते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इन कहानियों से जुड़ सकते हैं। मुझे एक बात जानना है कि आप लोग हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं अपने शहर और गांव का नाम। आप अपने ईयरफोन, हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं हमारी इस कहानी के तीसरे पार्ट की ओर। रात का भयानक सन्नाटा। रात कीड़ों की आवाजों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लगभग 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक रोशनी तेजी से पूरब की तरफ नदी की ओर बढ़ रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। वह शरीर पर काला वस्त्र लपेटा था। उसके हाथ में पकड़े लालटेन की रोशनी में सर के पीछे बंधे बालों की जटा उड़ रही थी। उसके कंधे पर एक कपड़े की थैली थी। उसके पैर तेजी से नदी की ओर बढ़ रहे थे। वह गांव के शमशान में पहुंचा। शमशान उसके लिए कोई नया नहीं था। उसने यहां कई रातें बैठकर काली शक्तियां हासिल की थीं। वह शमशान से होकर गुजरने वाली सड़क पर चलने लगा। पेड़ पर लटका हुआ झूला आगे पीछे ऐसे झूल रहा था मानो उस पर कोई बैठा हो, लेकिन उसे डर नहीं था। उसने सुरक्षा का इंतजाम पहले से कर लिया था। उसके हाथ में एक काले रंग की रस्सी थी जिसने उसे काले जादू से सुरक्षित कर दिया था। पत्तों की सरसराहट विचलित कर रही थी। वह आगे चलता रहा और नदी पर पहुंचा जहां रेत में मछुआरों की नावें खड़ी थीं। वह उनमें से एक के पास आया और लालटेन और थैली नाव में रखकर धीरे धीरे नाव पानी में धकेली। इधर उधर चांद की रोशनी के कारण छाए गहरे अंधेरे में पेड़ों की छाया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों हाथों से नाव पानी में ढकेल कर वो पानी में उतरा। नदी के ठंडे पानी ने उसकी धोती को भिगो दिया, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वह कोई योजना बनाकर आया है। वह नाव चलाने लगा। नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। वह शीघ्र ही दूसरे किनारे पर पहुंच गया। किनारे की रेत में नाव को घसीटा। आखिरकार नाव ही उसकी वापसी का रास्ता था। विशंभ उसका नाम, अंधेरी ताकतों का सेवक। विशंभ ने नाव से लालटेन और थैला उठाया। जंगल के सन्नाटे को तोड़ती हुई कई सालों का राज छुपाए बैठे जंगल में दाखिल हुआ। जंगल में कई दिनों से जमा हुई पतली लकड़ियां पैरों के नीचे पड़ते ही चटकने लगीं। पत्तों के बीच से कुछ सरसराहट हो रही थी। उसने अपना हाथ थैले में डाला और कागज का एक टुकड़ा बाहर निकाला। उस पर कुछ बना हुआ था। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने आकाश की ओर देखा और जंगल की ओर अंदर गया। काफी देर तक चलने के बाद वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने जंगली लताओं को एक तरफ धकेला और अंदर चला गया। अचानक उस जंगल में कुछ पुराने घरों के खंडहर चांदनी में चमकने लगे। विशंभ यही नहीं रुका। वह चलता रहा और उसकी चलने की गति और भी तेज हो गई। अंततः वह एक स्थान पर रुका। उसके सामने उस जंगल में कई वर्षों से छिपा वो महल था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई। सामने वीरान महल था। पूरा महल जंगली वनस्पतियों और घास से भरा था। उसने जमीन के जंगली घास को रौंदते धीरे धीरे महल के किलेबंद प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। आधा दरवाजा खुला था। दरवाजे पे सुरक्षा के लिए लगाई गई सलाखों में जंग लग गई थी और उसमें लंबी नुकीली कीलें ठोक दी गई थीं। दरवाजा ठोस लोहे का बना था। विशंभ ने खुले द्वार से महल में प्रवेश किया। अंदर चांद की रोशनी सामने वाली जलाशय पर पड़ रही थी। जलाशय के केंद्र में एक टूटी हुई गर्दन वाली युवती की मूर्ति थी। जलाशय का पानी हरा था। सभी जलाशय शैवाल से भरे हुए थे। कई दिनों का बारिश का पानी उसमें जमा हुआ था। उस पानी की दुर्गंध पूरे इलाके में फैली हुई थी। विशंभ जलाशय के पास से होते भीतरी द्वार पर आ गया। यह भी दरवाजा खुला था। दरवाजे की ऊंचाई कम थी और दरवाजे पर नक्काशी की गई थी। इस दरवाजे पर कोई कील नहीं थी। विशंभ ने प्रवेश करने ही वाला था कि पीछे से पानी के बुलबुले की आवाज सुनाई दी। उसने झट से पीछे देखा।
जो पानी कुछ देर पहले शांत था वह अब हिल रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। वह अपना काम खत्म करके जल्दी से महल से बाहर निकलने के इरादे से वापस दरवाजे की ओर मुड़ा, फिर अंदर प्रवेश किया। चांद की रोशनी अंदर पर्याप्त नहीं थी। अंदर के हिस्से को देख वास्तु जीवित प्रतीत हो रही थी, मानो वहां की हर चीज उसे घुर रही हो। ऊपर एक कांच का झूमर लटका हुआ था। विशंभ ने उस महल के बारे में बहुत सी बातें पढ़ी और सुनी थीं। उसने उस अनमोल खजाने के बारे में पढ़ा था जो महल से कभी बाहर नहीं आया। भले ही वो वहां कभी नहीं आया था, मगर आंखें ऐसे घूम रही थीं जैसे कि वह सब कुछ जानता हो। ऐसे में वह वहां जितनी रोशनी थी, उसी से दिमाग में उस जगह का आकार बना रहा था। महल के अंदर कई कमरे थे। वह सीधे मुख्य भाग में चला गया। बाईं और दाईं और संकीर्ण रास्ते निचले स्तर के कमरों की ओर जाते थे। सामने कुछ ऊंचाई पर एक सिंहासन था जो अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। सिंहासन के दोनों ओर एक गोलाकार सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक जाती थीं। सीढ़ियों पर लाल मखमली कपड़े के कुछ क्षत विक्षत अवशेष थे जो कभी उन पर बिछाया गया होगा। ऊपर दीवार पर कुछ तस्वीरें टंगी हुई थीं, लेकिन यह पहचानना अब संभव नहीं था कि वे किसकी थीं। एक समय की खूबसूरत कलाकृतियां अब देखने लायक नहीं थीं। बारिश की बूंदें चारों तरफ से दीवारों पर बहने के कारण वे सारे रंग एक दूसरे में मिल चुके थे। कमरे के मध्य में एक और झूमर था जिसकी परछाई जमीन पर पड़ रही थी। पूरे वास्तु में वही था जो सुंदर लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उसके हाथ में मंत्रित धागे की शक्ति कम हो रही थी, इसलिए जल्दी करना जरूरी था। तभी उसने बाईं ओर के एक कमरे से हरी रोशनी आते देखा। वह कमरे की ओर चल पड़ा और उस स्थान पर पहुंचा। अंदर हरे चमकते रत्न ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। जैसे ही वह अंदर गया और उसे उठाने के लिए नीचे झुका ही कि उसे पीछे से कुछ झोर से गुजरने का आभास हुआ। वो उसी तेजी से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा पटकने की तेज आवाज ने उन महल को हिलाकर रख दिया। वह दौड़ता हुआ बाहर आया और फिर आवाज की दिशा का पीछा करते मुख्य दरवाजे की ओर भागा। प्रवेश द्वार बंद था। ऊपर का झूमर अपने आप आगे पीछे घूम रहा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, कहीं से हंसने की आवाज आई। वह आवाज का पीछा करने लगा। चलते चलते वह फिर उसी जगह आ गया। पीछे से आवाज आई। वह पीछे की ओर चला गया। सामने की दीवार में एक दरवाजा था जिसमें सीढ़ियां तहखाने की ओर जा रही थीं। मन में एक शंका उठी। शरीर पसीने से भीगने लगा। वह जानता था कि सीढ़ियां महल की कुख्यात कारागृह की ओर जाती थीं। वह उन सीढ़ियों को जानता था। सीढ़ियों के बाद निकलने वाली लंबी सुरंग को वो जानता था। उसका दिमाग उसे पीछे मुड़ने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका दिल उसके खिलाफ था। उसे वह खजाना चाहिए था, वह सब कुछ जो वहां था। नीचे से चमकती हरी लाल रोशनी देखकर उसकी धन की इच्छा फिर जाग उठी और वह सीढ़ियां उतरकर लालटेन की रोशनी में चलने लगा। अचानक एक जगह रुक गया। फर्श पर पड़े धनराज पाटिल के थैली देख उसका संदेह पुख्ता हो गया। उसने तुरंत साहूकार की थैली पहचान ली। उसमें उसी किताब का एक कागज था जिसका अर्थ है कि साहूकार वास्तव में वहां पहुंच गया था। तो मतलब शरीर पर डर की लहर दौड़ गई। उसने सामने देखा। अब उसका शक यकीन में बदल गया। उसे यह पता चलने में देर नहीं लगी कि धनराज ने उसे मुक्त कर दिया था। सामने एक बूढ़ी औरत उसी की ओर देख रही थी। वह उसके खुले सफेद बाल, उल्टे पैर और भयानक जला हुआ चेहरा देख सकता था। उसे देखते ही उसने लालटेन पकड़े हाथ को देखा। धागा अभी भी वहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहेगा। वह औरत कुछ बुदबुदा रही थी। तभी हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। वह हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर आकर वह प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर सारा बल जुटाकर एक जोरदार धक्का मारा। धप से दरवाजा खुला। दौड़ते हुए जलाशय के पास आया। हरे पानी से अचानक कुछ ऊपर आया। उसने धनराज के गले में पड़ी सोने की चेन पहचान ली। जिस तेजी से लाश पानी के ऊपर आ गई, उसी गति से अंदर खींच लिया गया और पानी की वही बुदबुदाहट की आवाज आई जो उसने गुजरते समय भी सुनी थी। वह मुख्य द्वार पर आया। यह खुला था। वह वापस पश्चिम की ओर भागने लगा। पैसे की लालसा से आज उसके जान पर बीती थी।
मंत्रित धागे के कारण वह उसका कुछ नहीं कर सकी, लेकिन बहुत समय तक नहीं था। जब वह दौड़ते वक्त अचानक उसने उस बुढ़िया सड़क के किनारे खड़े दिखाई देती, जैसे वह उसके साथ खेल रही हो। एक जगह आकर वो थपका। सामने सभी दिशाओं में जंगल एक जैसा लग रहा था। वापसी का रास्ता कहीं तो गया था। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ एक भ्रम है, वह चिल्लाया। अपनी आंखें ढकते हुए कुछ बुदबुदाया और सामने सड़क दिखाई देने लगी। विशंभ थककर सरोजनी नदी के तट पर पहुंचा। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण वो हाँफ रहा था। उसने एक जोरदार धक्का देकर नाव को पानी में ढकेला। वह नाव में बैठकर दूसरे किनारे तक पहुंचने का प्रयास करने लगा। सारा वातावरण शांत हो गया और नाव धीरे धीरे दूसरे किनारे की ओर बढ़ रही थी। बस जोर से पानी हिलने की आवाज। उसने चारों ओर देखा, शायद वो पीछे छूट गई थी। वह बहुत देर से उस जंगल की ओर देख रहा था। पूरा तट बेजान था। राहत की सांस लेते हुए उसने सामने देखा। वह उसके सामने बैठी थी। बस 3 कदम की दूरी पर उसकी नाव में वह सड़ा हुआ क्षीण चेहरा। विशंभ तुरंत बिना एक पल भी सोचे पानी में कूद गया। वह तैरकर किनारे पर पहुंच गया। सारा शरीर ठंडे पानी से भीगा हुआ था। अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर से नाव की ओर देखा। नाव अब नदी के बीच में पानी की धारा में इधर उधर घूम रही थी। अब उस पर कोई नहीं था, केवल लालटेन की रोशनी चमक रही थी। वह उसी अवस्था में गांव की ओर चल दिया। जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वह एक जगह रुका। वह सामने खड़ी थी, कुछ गुनगुना रही थी। विशंभ ने अपने हाथ टटोले और आगे की ओर देखा। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा। भागने का कोई मतलब नहीं था। धागे को नदी में ही छोड़ चुका था। वह जमीन पर गिर गया। इतनी देर से जोर जोर से धड़क रहा दिल धीमा हो गया और धीरे धीरे धड़कन बंद हो गई। धन की लालसा के कारण साहूकार की जान चली गई। विशंभ ने भी वही किया, लेकिन साहूकार ने उससे भी बड़ी गलती की थी। बहुत समय पहले एक बंदी को मुक्त करके। ठक ठक दरवाजा बजा। शांति से सोया अभय उस आवाज से जाग गया। आधी नींद में उसने मेज पर रखी घड़ी में समय देखा। 10 मिनट में 7 बजने वाले थे। सुबह हो गई थी। ठक ठक दरवाजा फिर से बजा। इस बार वो बिस्तर से उठ गया और दरवाजे की ओर चल दिया। उसने पहले ऊपर की कुंडी और फिर नीचे की कुंडी को ओढ़कर दरवाजा खोला। सामने स्वराली खड़ी थी। वह कुछ बोले उसने। पहले स्वराली ने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हां, लेकिन नाइट गुड थी या नहीं? गुड ही थी। दोनों हंसे। अच्छा हुआ तुमने जगाया, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता था। बाबा ने कहा कि तुम कह रहे थे कि 10 बजे ही निकलना है, इसलिए उठाने आई। तुम तैयार हो जाओ, मां चाय बना रही हैं। थैंक्स। उसने सिर हिलाया। स्वराली मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ गई। तुम्हारे पापा कहां हैं? अभय ने पीछे से पूछा। वो पूजा कर रहे हैं, आएंगे अभी। जाते जाते स्वराली बोली। वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर मोबाइल के पास आ गया। बैटरी फुल थी। वह चार्जिंग बंद करना भूल गया था। मां की 2 मिस्ड कॉल दिखीं। वह सोते समय हमेशा अपना मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखता था। मां को कॉल लगाते हुए वह बेड पर आकर लेट गया, लेकिन रेंज ना होने के कारण कॉल लगी नहीं। उसने फिर एक बार कोशिश की, मगर फिर वही। मोबाइल टेबल पर रखकर उसने फटाफट तैयारी की। बाहर स्वराली की मां कल के आधे सूखे हुए पापड़ धूप में सुखा रही थी। फिर नींद तो अच्छी आई ना? नारायण राणे उसे देखते ही बोल पड़े। हां, बहुत ही बढ़िया नींद आई। उनके यहां वहां की बातें हो ही रही थीं कि स्वराली चाय लेकर आई। चलो बैठो थोड़ी देर, अभी समय है ट्रेन को। नारायण राव कुर्सी की तरफ हाथ दिखाते हुए बोले। दोनों ने चाय खत्म भी नहीं की थी, तभी बाहर से आवाज आई। नारायण राव, है क्या अंदर? कौन? मैं हूं महादू। महादू? क्या हुआ भाई, क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? अंदर तो आओ, चाय तो लो। चाय रहने दीजिए, पहले आप मेरे साथ चलिए। पर कहां? नारायण राणे अब उठ खड़े हुए। कुछ तो हुआ है, यह महादू के सुरों से साफ था। आपको पता नहीं चला, पंडितों के मांत्रिक की मौत हो गई। क्या? कब? हां, वह नदी पर गिरा पड़ा है कहीं तो। मैं वही जा रहा था, सोचा आपको पता है कि नहीं पूछते चलूं। ऐसे अचानक कैसे? रुको। नारायण राणे ने पांव में चप्पल चढ़ाई। दूसरी क्षण वह महादू के पास थे। उन्हें जाता देख क्या हुआ,
यह जानने अभय भी उनके पीछे चल पड़ा। लाश के आसपास धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। सामने निष्प्राण देह था, शरीर सफेद पड़ चुका था। भीड़ में से एक ने उसकी अभी तक गिली काली धोती देखकर कहा, क्या वह रात को तैरने गया था क्या? दूसरे ने कहा, नहीं, जरूर कोई गलत काम कर रहा होगा। इसमें किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे विष्णु भट्ट को किसी ने बताया या नहीं? कैसा भी हो मगर भाई था उनका। एक ने उसकी पुष्टि की, हां सही है, कोई विष्णु भट्ट को बता दो। अभय उन दोनों के पीछे पहुंचा तो वहां भीड़ लगी थी। सड़क से थोड़ा अंदर उगी हरी घास पर मृत शरीर था। एक तरफ शमशान दिख रहा था और सामने नदी। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वे उसके पास पहुंचे। नारायण राव ने किसी से नहीं पूछा, आखिर क्या बात है शिरपा, क्या हुआ था? क्या पता भैया, कुछ लोग कहते हैं कि दिल का दौरा आने के कारण हुआ। लेकिन ऐसे अचानक दौरा आने का कारण क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूं, और इतनी रात गए नदी पर क्यों आया था? शिरपा ने कहा, मुझे लगता है कि इसमें उसी का हाथ है। एक व्यक्ति ने कहा। सभी चुप हो गए। लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता, दूसरे ने कहा। तब तक सदाशिवराव भी वहां पहुंच चुके थे। उन लोगों की खूब चर्चा हो रही थी, हर कोई अपनी राय बन रहा था। लेकिन अभय किसी से ज्यादा परिचित नहीं था, न सामने वाला आदमी न गांव वाले। लेकिन उसे इतना पता चला था कि गांव में किसी को भी उसके चले जाने का दुख नहीं था। तभी उसने एक तरफ नालिनी और स्वराली को आते देखा। दोनों कुछ खुसफुसाई और फिर नदी की ओर मुड़ गई। वह काफी देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने घड़ी पर नजर डाली। अभी भी 8 बज रहे थे। ट्रेन छूटने में अभी समय था। अंततः वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा और नदी की ओर चलने लगा। सरोजनी नदी के धीमे पानी पर हल्की लहरें मनमोहक थीं। बीच में कहीं पानी का गोलाकार भंवर बनते। नदी के कारण गांव को कभी भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिम उत्तर दिशा में नदी के तट पर गांव का शमशान था। तट के बाकी हिस्से पर इमली के कई पुराने पेड़ थे। यह किनारे पर नावों को बांधने का स्थान था। लेकिन नदी के दूसरी ओर ऐसा मामला नहीं था। वहां घूमने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। किनारे पर उतरने के बाद 10-12 कदम पर जंगल शुरू हो जाता। दोनों लड़कियां नदी के सामने ठंडी छांव में बैठा थीं। उगते सूरज का प्रतिबिंब पानी में पड़ा हुआ था। आगे देखकर वे बातें कर रहे थे। नालिनी ने अपने लंबे रेशमी बालों को खुला छोड़ के स्वराली आगे बैठ गई और स्वराली उन बालों को गूंथने लगी। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? उसने नदी की ओर देखते हुए स्वराली से पूछा। मुझे नहीं लगता वह दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति में था, और अगर दौरा पड़ा भी तो पड़ा क्यों? मुझे भी जानने दीजिए कुछ कि क्या बातें हो रही है सहेलियों की। पीछे से आवाज आई। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। नालिनी ने अभय को देखकर कहा, अरे तुम कब आए? अभी। हम तो बस बैठकर बातें कर रहे। तुम्हें तो आज जाना था ना? हाँ, जाना है ना, लेकिन अब भी ट्रेन का समय नहीं हुआ है। फिर सोचा कि किसी ने ऐसा कहा था, हमारा गांव बहुत सुंदर है। सोचा कम से कम देख ही लूं कि झूठ तो नहीं बोला ना। कौन था वो शख्स? स्वराली ने नालिनी को चिढ़ाते हुए कहा। यह समझकर उसने उसे हल्के से पीठ पर मारा और अभय से पूछा, तो सुंदर है या नहीं? है ना, बहुत सुंदर। वह शर्मा गई। तुम कहते हो कि ट्रेन को समय है, बैठ जाओ फिर कुछ वक्त यहां छाया में, स्वराली ने कहा। उसने अपने सामने लटक रहे पारंबियों को एक तरफ धकेला और बैठने की जगह बनाकर बैठ गया। मैं एक बात पूछना चाहता था। पूछो, नलिनी ने कहा। यह जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ऐसा नहीं लगता कि इससे किसी को दुख है। कोई शौक भी नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? नालिनी ने उसे पूरा सुना और उसके चुप हो जाने के बाद बोलना शुरू किया। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम विशंभ है। वह हमारे गांव के पंडित विष्णु भट्ट का भाई है। यूं तो वो पंडित था, लेकिन पंडितों की पीढ़ी के कुछ गुण उसमें नहीं थे। समय के साथ वह नशे की लत का शिकार हो गया। फिर बुरी चीजों की संगत हुई। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया और वह काली कलाओं को आत्मसात करने लगा, गलत कामों को अंजाम देने लगा। कहते हैं वह अच्छी आत्माओं को कैद कर उनसे अपने काम करवाता था। उसके पिता को पता चला। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वह नहीं सुधरा। कई लोगों ने उसे रात रात भर समच्छान में देखा है। कहा जाता है कि उसने काले जादू में महारत हासिल की थी। तंत्र मंत्र का ज्ञान होने के कारण
गांव वाले उससे डरते थे, इसलिए किसी को भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। नलिनी ने बात करना बंद कर दिया। अभय एक अच्छे श्रोता की तरह वह जो कह रही थी उसे सुन रहा था। वैसे तो उसने तंत्र मंत्र विद्या के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। उसे विश्वास नहीं था कि यह सच होगा, लेकिन अब वह किसी भी बात पर विश्वास करने को तैयार था। उसने अपनी नजर उस ओर घुमाई जहां अब शव को शमशान ले जाने की तैयारी हो रही थी। लाल धोती पहने एक व्यक्ति के आते ही भीड़ दूर हटी। हालांकि बाद में बिना देर किए शव को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया। वे तीनों वहीं बैठे देख रहे थे। बात करते करते अभय बीच बीच में उधर देखता। आग जलने लगी, बड़े बड़े लपटे हवा में उछलने लगे। थोड़े समय के बाद शमशान की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। मछुआरे मछली पकड़ने के जाल के साथ जहां उनकी नावें थीं, उस स्थान पर आने लगे। काफी समय से एक नाव पानी में खुली लहरों के साथ दूसरे किनारे पर नाच रही थी। उस नाव पर किसी का ध्यान नहीं था। उनमें से एक ने देखा तो आवाज लगाई, वह किसकी नाव है? नाव कहां? वहां कैसे पहुंची? मेरी तो नहीं है। अरे धनु की होगी। तो पानी में क्या कर रही है? चलो लेके आते हैं। यह कहकर वह नाव पर बैठ गया। उसके पीछे एक और बैठा। वे दोनों दूसरे किनारे पर पहुंचे। कुछ देर तक वहां का निरीक्षण किया और लौट आए। उन दोनों के आने के बाद उनमें से एक ने कहा, ऐसा नहीं लग रहा कि नाव अपने आप पानी में उतरी है। कहना क्या चाहते हैं? देखो हमें क्या मिला। उसने बिना ईंधन वाला लालटेन दिखाया। तट पर किसी के पैरों के निशान और रेत में किनारे पर खींची गई एक नाव के निशान हैं। कुछ भी मत कहो, उस जंगल में कोई क्यों जाएगा? हम भी कभी जाते नहीं। नलिनी, वहां कौन गया होगा? तुम्हें क्या लगता है? स्वराली, हां ना, गांव वाले अब रात को घूमते तक नहीं। ये विशंभ तो नहीं ना गया था? नलिनी ने आग की ओर देखकर संदेह व्यक्त किया। शायद हां, उसके गीले वस्त्र देख वैसा ही लग रहा था। अभय ने शंका का समाधान किया। नलिनी कुछ सोचने लगी। अचानक उसकी आंखें चमकी और नलिनी उठ खड़ी हुई। चलो। कहां? स्वराली ने उत्सुकता से कहा। उसे ढूंढने जो होता है, पर दिखता नहीं। और वह चलने लगी। उसे जाते देखकर स्वराली उठ खड़ी हुई और बोली, मतलब? अरे रुको, मुझे भी आने दो। अभय वह बिना कुछ समझे उन्हें देख रहा था। ऐसे जल्दी में कहां चले? क्या हुआ? उसने उन्हें जाते देखकर कहा। आगे जा रही नलिनी रुकी और पीछे मुड़कर बोली, अभय, इस सब का कुछ तो कारण है जो हम देख नहीं पा रहे। गांव पर किसी चीज का साया है। इस जंगल में कोई आजाद घूम रहा है, लेकिन कौन, यह सवाल है। आज या कल किसी को तो जवाब ढूंढना ही होगा। नलिनी, पागल मत हो, मैंने उसे करीब से देखा है, बहुत करीब से। विश्वास करना, तुम जो उत्तर पाना चाहती हो वो तुम्हारी क्षमता से परे है। अभय के बात में छुपी चिंता और डर साफ झलक रहा था। हो सकता है तुम सही हो अभय, लेकिन गांव को बचाना गांव वालों का कर्तव्य है। कभी आना फिर से गांव। नलिनी मुस्कुरा दी। वह सिर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। हां जरूर, अपना ध्यान रखना। हां तुम भी, स्वराली ने कहा, और वे दोनों चलने लगी। वह भी उनके पीछे पीछे चला। उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:05 हो रहे थे। उसका ध्यान शमशान की ओर गया। वहां अब भीड़ नहीं थी। लकड़ियां अभी भी जल रही थीं। धधकती हुई लपटें हवा में उछल रही थीं। पास ही एक पेड़ के नीचे 3-4 लोग बातें कर रहे थे। बस इतना ही। वह मुख्य सड़क पर आ गया। नलिनी और स्वराली आगे बढ़ चुकी थीं। पहले के जगह पर अब भीड़ नहीं थी। वह घास पर चलता हुआ उस स्थान पर आया। उस खाली जगह पर 1 घंटे पहले एक शव गिरा था। अब वहां शरीर के नीचे दबी और लोगों द्वारा रौंदी गई घास थी। उसने बस सिर हिलाया। मन में विचार आया, कब क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। आगे बढ़ा। चलते चलते उसकी नजर सामने पत्थर पर पड़ी और वो स्तब्ध हो गया। वह देख रहा था और बस देखते ही रह गया। नलिनी। दूर जा रही नलिनी को उसने बुलाया। अपना नाम सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। अभय वहीं पर खड़ा था। अब इसको क्या हुआ, क्या पता? नलिनी ने प्रश्नमयी दृष्टि से उसकी ओर देखा। क्या? उसने जोर से पूछा। उसने हाथ से ही वहां आने का संकेत किया। क्या वह बुला रहा है? नलिनी, हां पर क्यों? स्वराली ने कहा। कौन जानता है, चलो देखते हैं। और वे दोनों उसके पास पहुंची। उस पत्थर पर नजर डाली जिसे अभय देख रहा था। अब ये क्या है? स्वराली ने कहा। वे सब अब देख रहे थे।
वो पत्थर पर बनाया विकृत अजीब आकार, गुड़िया की तरह। आंखों की जगह 2 बारीक बिंदु, मुंह की जगह एक घुमावदार रेखा और उसमें कांटे की तरह खुदे हुए 2 दांत, हाथ और पैर मुड़े हुए, गंदी नक्काशीदार आकृति। दोस्तों, यहां एक और नया चैप्टर शुरू हो रहा है। 9 बजे थे, मगर सदाशिवराव अभी तक घर नहीं आए थे। राधाबाई कुछ काम करने में व्यस्त थी, लेकिन नलिनी के कमरे में कुछ हलचल हो रही थी। तन्मय अपने बिस्तर पर बैठा था। गद्दे पर ढेर सारी अखबारों की कतरनें फैली हुई थीं। वह उनमें से हर एक को सावधानी से नोटबुक पर चिपका रहा था। बिस्तर के नीचे फर्श पर शुभम और दिलीप ने शतरंज का दांव लगाया था। मैं क्या कह रहा हूं? शुभम ने अपने हाथी को 4 घर सीधा घुमाया और कहा, यदि हमने ये नोटबुक नहीं भी जमा की, क्या फर्क पड़ेगा? हां, तो कल जब सुंडे साहब ने फाइल के बारे में पूछा, क्यों ततमम कर रहा था? वरना सर ने लाठी को क्या छुआ? शुभम भाई साहब ठंडे पड़ गए। सर, कल जरूर दे दूंगा, किसी भी हालत में। सर, आज का दिन जाने दीजिए, दिलीप ने शुभम की नकल करते हुए कहा। तन्मय और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, और ये ऐसी बातें कर रहा है जैसे सर की लाठी से नहीं डरता। जब सर ने विषय दिया तो उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि कह सके, सर विषय बदल दीजिए। शुभम ने अपना एक मोहरा एक घर आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह, तो आप ही बताइए, जंगली पौधे और उनके गुण, ये विषय क्या है? वजीर ने शुभम के हाथी को विदा कर दिया। शह और मात, दिलीप ने कहा। दिलीप के ऊंट और वजीर की सहायता से शुभम के राजा को हरा दिया। ये हमेशा कैसे जीतता है यार? क्योंकि तुम्हें खेलना नहीं आता इसलिए। तन्मय के मजाक पर वह और दिलीप एक बार फिर हंस पड़े। उठो, बस हो गया, अब इसे बंद करो। तन्मय अब लगभग चीख पड़ा। इसे बनाने का काम मुझे अकेले को नहीं दिया गया है, यह काम हम तीनों को मिलकर दिया गया है। कुछ टीम वर्क दिखाओ। उसने दिलीप की तरफ गम की बोतल फेंकी। तुम गोंद लगाना, हम दोनों चिपकाते हैं। शुभम ने सभी शतरंज की गेंदों और बोर्ड को एक बैग में एकत्र किया। दिलीप तन्मय के पास बैठ गया। कागज का एक टुकड़ा उठाकर उसने गोंद चिपकाने के लिए उसे घुमाया, और जैसे उसे कुछ याद आया, उसने तन्मय से पूछा, शहर का वह लड़का तुम्हारे घर आया था ना? इससे पहले कि वह कुछ कहता, शुभम ने कहा, हां, आया था ना। यह तो उससे मिला तक, यहां तक कि उस घर तक भी छोड़ आया जहां हम क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। अरे, मुझे तो पापा, मम्मी और दीदी ने भी कुछ नहीं बताया। इसी ने मुझे कल शाम बताया। तन्मय ने शुभम की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने जंगल में कुछ देखा, ऐसा पता लगा। हां, बाबा तो यही कह रहे थे, शुभम ने कहा। अचानक दिलीप गंभीर हो गया और धीमी आवाज में उन्हें कुछ बताने लगे। जिस दिन धनराज पाटिल गायब हुए, उस दिन मैंने उन्हें देखा था। क्या? तन्मय चिल्लाया। धीरे दिलीप ने उन्हें शांत कराया। कमरे में सन्नाटा हुआ। क्या कह रहे हैं? वे दोनों दिलीप की बात सुनने लगे। लगभग 3:30 बजे होंगे। उस दिन मैं बाबा की जगह साहूकार के घर काम करने चला गया। गाय भैंसों को चारा खिलाने के बाद मैंने अपना काम खत्म किया और दादी को दवा देने के लिए उनके कमरे में चला गया। राघव दादा भाभी और मीनू के साथ किसी काम से गांव के बाहर गए हुए थे। जब मैं आंगन में आया तो वहां धनराज पाटिल अपनी आराम कुर्सी लेकर बैठा था। कुर्सी आगे पीछे हिल रही थी। वह किसी सोच में डूबा हुआ था। एक तक सामने आंगन में तुलसी को देख रहा था। बीच बीच में चेहरे पर मुस्कान आ जाती और पल में चेहरा उदास हो जाता। उसे पता भी नहीं चला कि मैं वहां कब आया। मालिक, क्या मैं घर जाऊं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मालिक, मालिक, हां। उसने मुझे असमंजस से देखा। क्या मैं घर जाऊं? ESS। बस इतनी ही बात निकली। मैं वहां से निकल गया। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद मैं घर की ओर चलने लगा। अचानक दूर से के पीछे से कोई अपना चेहरा ढंके हुए हवेली की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कोई चोर तो नहीं है, मन में ख्याल आया। धनराज पाटिल को सूचित करना जरूरी था। मैं पीछे मुड़ गया। चरागाह के सामने से होते हुए आंगन में पहुंचा। कुर्सी खाली थी। मैं बिना आवाज किए अंदर जाने ही वाला था कि तभी हवेली के पीछे से कुछ खुसफुसाने की आवाज आई। अंदर जाने का ख्याल टालकर मैं बाड़ की दीवार के बाहर से छिपते छिपाते पीछे आ गया और वहां उस व्यक्ति का चेहरा दिखा। कौन था वह? विशंभ। विशंभ, वो वहां क्या कर रहा था? मेरा भी यही सवाल था।
तो आगे क्या हुआ? मैं वहां बाट की ईंट की दीवार के पीछे हूं। इसकी उन दोनों को कल्पना नहीं थी। वहां से मुझे पाटिल की पीठ दिखाई दे रही थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन दोनों में कुछ बहस चल रही थी। विशंभ ने उससे कहा, अगली पूर्णिमा की रात इस कार्य के लिए उचित है, लेकिन इतनी देर क्यों? क्या काम जल्दी खत्म करना बेहतर नहीं है? धनराज, मैंने बोला ना, पूर्णिमा की रात। उसने धनराज की ओर गुस्से से देखा। लेकिन इतना इंतजार क्यों? पहले से बहुत समय हुआ है। उसने धनराज पर क्रोध भरी दृष्टि डाली। वह धनराज ने आगे कुछ नहीं कहा। पूरा गांव विशंभ से डरता था और वह भी इसका अपवाद नहीं था। और हां, किसी को कोई संदेह ना हो, मेरा काम अभी बाकी है। शुभम को कुछ याद आया। पूर्णिमा की रात? अरे कल ही तो थी। वे दोनों दिलीप की ओर देखने लगे। दिलीप ने सिर झुकाकर कहा, हां, आज पता चला कि विशंभ गुजर गया। उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। अचानक कई दिनों से ढिल्ली हुई एक ईंट धक्के से गिर पड़ी, आवाज हुई और विशंभ को संदेह हो गया। धनराज, वहां कोई तो है। मैं उतनी ही तेजी से दीवार के पास से दौड़ा और हवेली के सामने आ गया और गौशाला में घुस गया। लकड़ी की दरारों से उस दिशा में नजर डाली। पाटिल दीवार के पास खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया और वापस चला गया। वहां से निकल जाना ही समझदारी थी, लेकिन अपने दिल की जिज्ञासा के कारण मैंने कुछ समय और इंतजार करने का फैसला किया। उसके लगभग कुछ ही मिनट बाद साहूकार आंगन में आया और फिर कुर्सी पर बैठकर सोच में डूब गया। पर ज्यादा देर नहीं, वह तुरंत उठकर अंदर चला गया। एक थैला लेकर बाहर आया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। धनराज पाटिल उसी रास्ते से घर से निकल गया जहां से विशंभ आया था। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा तो मैं भी उसके पीछे निकल गया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चलते चलते वह उत्तर की उसकी जमीन की ओर आया। मैंने सोचा कि मैंने बेवजह ही पीछा किया। मैं वापस लौटने ही वाला था। अचानक उसके कदम जंगल की ओर बढ़ गए। वहां न रुककर वह सीधे खेत से होता हुआ जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद वह एक जगह ठहरा। वह पुराने पुल के पास खड़ा था। मैं एक पेड़ के पीछे उसे देख रहा था। वह काफी देर तक वहीं रुका रहा, फिर धीरे धीरे पुल पार कर सीधे नदी के उस पार जंगल में घुस गया। मैं भी काफी देर तक वहीं खड़ा था। मुझे लगा पीछे जाने की हिम्मत करनी चाहिए। फिर आखिरकार धीमे कदमों से दूसरी तरफ पहुंच ही गया। लेकिन तब तक धनराज पाटिल उस घने जंगल में कहीं खो गया था। आखिरकार मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और मैं फिर पीछे मुड़ गया। मुझे नहीं पता था कि वो वहां क्यों गया, लेकिन तीसरे ही दिन साहूकार के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। शायद मैं धनराज को देखने वाला आखिरी था और उस बात को बाबा को बताने की सोची। लेकिन अगर बाबा को पता चल जाता कि मैं धनराज पाटिल पर नजर रखी थी तो अंजाम बुरा होता। आज जब मुझे पता चला कि विशंभ की मौत हुई तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह बस महज इत्तेफाक है या किसी को बताऊं या नहीं। दिलीप चुप हो गया। यह बात तुमने और किसको बताई है? तन्मय ने पूछा। नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ तुम जानते हो। देखो दिलीप, अच्छा किया तुमने किसी को नहीं बताया, तन्मय ने उसे संभालते हुए कहा। अरे लेकिन किसी को तो यह बात बतानी ही पड़ेगी। शुभम कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन तन्मय ने उसे हाथ से रोक दिया। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हम ये बात तीनों में ही रहने देंगे, क्योंकि यह बताने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अब हम ये किसी को बताएंगे तो इसके बजाय हे राज ही रहना अच्छा है। क्यों शुभम? हां, लेकिन वह अभी भी किसी चीज का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। कायरों की तरह मत डरो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब शुभम तैयार हो गया और दिलीप ने भी सिर हिला दिया। कुछ देर चुप बैठने के बाद तन्मय ने कहा, इसे जाने दो और फाइल पूरी करनी है, इस पर ध्यान दो। चलो थोड़ा हाथ चलाओ। और उन तीनों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। नलिनी और स्वराली के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दोनों के मन में थोड़ी देर पहले अभय ने जो बताया था वही चल रहा था। सड़क पर उड़ रही धूल के अलावा दिन में भी सड़क खाली थी। विशंभ की मौत प्राकृतिक दिल के दौरे से बिल्कुल नहीं हुई थी। नलिनी, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें वहां जाना चाहिए? नलिनी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। स्वराली, जैसा कि अभय ने कहा, उसने उस रात भी वह आकृति देखी थी। क्या वह आकृति और विशंभ की अचानक मौत कुछ संदिग्ध नहीं है?
वो क्यों गया था जंगल में? इन सवालों का जवाब सिर्फ वही जानता था, लेकिन वह अब नहीं है। लेकिन हो सकता है उसने कुछ ऐसा छोड़ा हो जिससे हमें कुछ पता चले। लेकिन वहां जाना खतरनाक है, वहां कोई नहीं जाता। खतरनाक है कहने के बजाय था कहो ना। अब विषम भी नहीं तो वहां जाने से क्या डर। वह फिर से चलने लगी और उसके बाद स्वराली तेजी से चलकर नलिनी के साथ चलने लगी। सड़क पर एक स्थान पर वे दोनों सामने के फुटपाथ से दाहिनी ओर दाखिल हुए। 15-20 मिनट चलने के बाद वे गांव के बंजर इलाके में पहुंचे। क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस क्षेत्र में कोई घर नहीं था और चारों ओर कांटेदार जंगली पौधे और पेड़ उगे हुए थे। हालांकि यह क्षेत्र भी कभी उपजाऊ था, लेकिन चूंकि यह भूखंड बाकी हिस्सों से थोड़ा ऊंचा था, इसलिए समय के साथ पानी सूख गया और नदी से इतनी लंबी दूरी तक पानी लाने का कोई उचित साधन न होने के कारण क्षेत्र बंजर होता गया। वे वहां से चलने लगे। क्या तुम्हें यकीन है कि वो जगह यहीं होगी? स्वराली ने चलते हुए पूछा। हाँ, वह यहीं कहीं रहता था, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। पर सामने उगे लंबे लंबे कांटेदार पेड़ और उल्टे लटके हुए चमगादड़ ही वहां दिख रहे थे। शायद थोड़ा आगे होगा। स्वराली आगे चलने लगी। हाँ, नलिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक एक लंबा नुकीला कांटा उसके सैंडल से होते उसके पैर में घुस गया। पैर अनजाने में ऊपर उठ गया। आह! स्वराली ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ? तभी नजर पैरों पर गई। कैसे? स्वराली उसके पास आई और धीरे से सैंडल से कांटा निकाला। सैंडल से पैर बाहर निकलते ही धीरे धीरे खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। अरे नीचे देखकर चलो ना। मेरा ध्यान ही नहीं था। चल सकती हो क्या? हाँ, तो इतने से कांटे से क्या होता है? उसने चप्पल वापस अपने पैरों पर पहन ली और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी। स्वराली ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसके साथ साथ चलने लगी। एक जगह पहुंचकर वे दोनों रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नजरों से शांत रहने की बात हुई। थोड़ी ही दूर वो घर था। इतने बड़े क्षेत्र में अकेला खड़ा था। भले ही आसपास गर्दन जितनी लंबी ऊंची घास हो, कम से कम छत की वजह से घर के अस्तित्व का एहसास तो हो रहा था। दूर से ही सुनिश्चित करने के बाद कि वहां कोई नहीं है। दोनों घर की ओर बढ़ीं। आवाज न हो इसका ध्यान रखते हुए वे घर के सामने वाले हिस्से में आ गई। हालांकि कमरे के सामने के हिस्से में दूर से घास दिखाई दे रही थी, लेकिन वास्तव में सामने की ओर कोई घास नहीं थी। सामने जमीन में एक गहरा चौकोर आकार का हवन कुंड था। लगातार किसी चीज के जलने के कारण उसके चारों ओर धुएं और कालिख से काले पड़ गए थे। नजदीक का नजारा देखने लायक नहीं था। सामने एक मानव हड्डी वाली खोपड़ी थी। खोपड़ी में आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी वह खाली खांचों में से उन्हें देख रही थी। ऐसा लगना स्वाभाविक था। खोपड़ी के बाजू में 2 लंबी हड्डियां थीं। उन दोनों ने अपना ध्यान कमरे की ओर किया। कमरे की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। बाहर से देखने पर यह अन्य कमरों की तरह ही एक सामान्य कमरा था। ऊंची ईंटों की दीवारें, उस पर मिट्टी की परत जो लगातार बारिश से धीरे धीरे कम हो जाती है। वह बिना कोई आवाज किए घर के सामने पहुंच गई। कमरा विलक्षण था, इसमें संदेह नहीं था। विषम के अलावा आज तक उस कमरे में कोई नहीं आया था। अंदर शांति सुनिश्चित कर नलिनी ने लकड़ी के दरवाजा अंदर धकेला। दरवाजा खुलते ही अंदर का अंधेरा गायब हो गया। फिर नलिनी धीरे से घर में दाखिल हुई और उसके पीछे स्वराली भी अंदर आई। अंदर आते ही स्वराली का पैर फर्श पर ग्लास से टकराया और कमरे का सन्नाटा टूट गया। ग्लास आवाज करते दीवार के पास बने पानी के हांडी तक पहुंच गया। स्वराली हांडी के पास गई और ढक्कन उठाकर देखा तो पानी नीचे के स्तर तक पहुंच चुका था। वह घर बिल्कुल भी घर जैसा नहीं था। कई दिनों से सफाई न होने के कारण हर तरफ दुर्गंध फैली हुई थी। आंखें अब उस अजीब जगह को ताड़ रही थीं। छत के 1-2 छेदों से सूरज की किरणें नीचे जमीन पर गिर रही थीं। अचानक नलिनी की नजर बाजू वाली दीवार पर गई और वह सहम गई। स्वराली! क्या? स्वराली ने उस ओर देखा तो वह भी चौंक गई। सामने की दीवार पर एक भालू जैसी गुड़िया लटक रही थी, लेकिन गुड़िया की हालत खराब थी। एक लंबी कील छाती में से होते दीवार में ठोकी थी। गुड़िया की एकटक असहाय आंखें उन दोनों को देख रही थीं। जरूर किसी बच्चे का खिलौना होगा, लेकिन यह वहां कैसे पहुंचा, यह एक रहस्य ही है। नीचे जमीन पर गुड़िया के चारों तरफ गोल गोल सूखे नींबू फैले हुए थे।
उनकी आंखें उस कमरे में कोई काम की चीज ढूंढने लगीं। वहां न जाने के क्या क्या चीजें रखी हुई थीं। ईव, हाँ, स्वराली जहां खड़ी थी वहां उसके खाने के लिए एक कंद नीचे रखा हुआ था। नीचे जमीन पर सड़े हुए कंधों का चिपचिपा रस फैला हुआ था। उस पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। नलिनी की नजर कोने में सिकुड़कर पड़े कागजों पर गई। पास आकर उसने एक कागज उठाकर सावधानी से खोला। क्या है? कुछ छापने की कोशिश की थी। कागज के उस पारदर्शी टुकड़े को देखकर उसे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में वे इसी तरह के कागजों पर कठिन चित्र और नक्काशी छापते थे। जब कागज को नक्शी पर रखते ही तो नक्शी दिखाई देने लगती थी। फिर जब पेंसिल से उस पर रेखा खींची जाती तो हूबहू आकृति बन जाती। एक मानचित्र जैसा दिखता है, लेकिन किसका अनुमान नहीं लग रहा था। एक घुमावदार रेखा, कुछ आयताकार चिन्ह, फिर एक स्थान पर स्याही के अधिक बिखर जाने से कागज खराब हुआ। कागज। उसने पास में एक और कागज उठाया। इस पर भी वैसा ही कुछ था, लेकिन बाद में स्याही के कारण कागज को मरोड़कर फेंक दिया था। काफी देर तक सोचने के बाद भी उस कागज का कोई मतलब नहीं निकला। सूरज अब सर के ऊपर से दौड़ रहा था। नलिनी, हम काफी समय से यहां हैं। वहां आने के बाद उन्हें समय एहसास ही नहीं हुआ। हां, पापा इंतजार कर रहे होंगे। अब दोनों ने वहां से निकलने में ही सहूलियत महसूस की। वो कमरे के बाहर आई। नलिनी एक पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। चलते वक्त उसने अपनी आंखों को हल्के से ढक के ऊपर देखने की कोशिश की। वह अब तक गया होगा नहीं। वह अभय क्यों याद आ रही है? स्वराली ने हंसते हुए कहा। कुछ भी मत कहो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। यानी मैं कुछ भी बोल रही हूं? ओह, मेरे कहने का मतलब यह था कि देखो, वह 2 दिन में ही यहां घुल मिल गया। लेकिन यहां की स्थिति को देखते हुए कोई ऐसे गांव में क्यों रहेगा? इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि विष्णु भट्ट इसके बारे में कुछ जानते होंगे। हां, उन्हें कुछ पता होगा। आखिर वे भाई ही थे नहीं? उन्होंने वह जगह कब की पीछे छोड़ी थी। पगडंडी से अब वे मुख्य सड़क पर पहुंच गए। जब वो स्वराली के घर पहुंचे तो लगभग 11 बज रहे थे। जैसे ही वे आंगन में दाखिल हुई, उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अंदर आई तो दोनों हैरान रह गए। अंदर अभय कुर्सी पर बैठा था। साथ नारायण राणे और एक अन्य युवक बैठा था। कड़क इस्त्री किया शर्ट पैंट, पॉलिश किए हुए चमड़े के जूते, लगभग अभय की उम्र का। अभय को वहां देखकर नलिनी ने अपने चेहरे के भाव छिपाते हुए कहा, तुम गए नहीं? उसे वहां देखकर वह खुश थी, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह जो कहने वाला था उस पर उसका ध्यान था। आज मैं जाने का इरादा करके निकला तो था, पर यहां पहुंचने पर यह मिला। अभय ने उस युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसके आने की मुझे कुछ भी भनक नहीं थी। ये मेरा दोस्त कुणाल देशपांडे, आज अचानक इसने सरप्राइज दे दिया। वह कुछ दिन गांव में ही रहने की जिद पर कर रहा है। कुणाल ने सामने दोनों की ओर देखते हुए कहा, मैं आया तो सरप्राइज देने था, लेकिन समय पर पहुंचाना होता तो यहां से जाकर इसी ने मुझे सरप्राइज दिया होता। वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। तो अब आगे? उसने पूछा। आगे रुकेंगे गांव में कुछ दिन। और अभय को इतनी आसानी से बात करता देख नलिनी ने संकेत से ही कुछ पूछा, और जो वह कहना चाहती थी उसने तुरंत पहचाना। लेकिन उसने भी इशारे से ही राहत दी। उसने कुणाल को यहां की स्थिति का अंदाजा पहले ही दे दिया था। काका, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहता। क्या करना चाहते हो? अरे, कल आपने मुझे यहीं रहने दिया, लेकिन आज हम वहीं अपने घर में रहेंगे। अरे, परेशानी कैसी? अगर तुम दोनों भी रुक जाओ तो भी चलेगा। और क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? हां ना अभय? स्वराली जो इतनी देर से चुपचाप खड़ी थी बोल पड़ी। नहीं काका, दादाजी गांव के घर के बारे में कहते थे, लेकिन कभी उसमें रहने का मौका नहीं मिला। अब कुणाल आ गया है तो कुछ दिन रह भी लूंगा। हां काका, आप चिंता ना करें, हम दोनों वहीं रह लेंगे, कुणाल ने कहा। तुम्हारी जैसी मर्जी, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर आना। हां जरूर। नारायण राव ने अब अपना रुख उन दोनों की ओर मोड़ दिया। तुम दोनों इतने समय से कहां थी? हम यहीं तो थे। यहीं कहां? यहीं? स्वराली लड़खड़ा गई। यहीं यानी नदी पर थे काका, नलिनी ने स्थिति को संभालते हुए कहा। वक्त का ख्याल किया करो कभी तो। इतनी बड़ी हो गई, कब सीखेगी कौन जाने। नारायण राव दोनों की घूमने फिरने की आदत जानते थे।
इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। नलिनी और स्वराली घर के अंदर भाग गईं। चलिए काका, हम निकलते हैं। कुर्सी पर बैठे अभय और कुणाल उठ गए। दोस्तों, कहानी का यह पार्ट यही समाप्त होता है। आपको यह पार्ट कैसा लगा कमेंट जरूर करें। कहानी में आगे क्या होगा? क्या वो बच्चे जंगल में जाएंगे? नलिनी और स्वराली आगे क्या करेंगी? और जो अभय का दोस्त शहर से आया है, उसका क्या किरदार है इस कहानी में? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी में और इंतजार करें हमारी इस कहानी के अगले पार्ट का। कहानी का यह पार्ट पसंद आया तो लाइक करना नहीं भूलें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाली कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।